हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास सब्जेक्ट ज्योग्राफी। हाँ तो बच्चों, हमारी 12वीं क्लास की मानव भूगोल की जो बुक चल रही है उसका हमारा 16वां चैप्टर चल रहा है, जैविक एवं अजैविक संसाधन। और उसमें हमारा जो पहला टॉपिक है वो जैविक संसाधन चल रहा है, जिसमें हम वनों के बारे में बात कर रहे थे। कल हमने वनों से प्रत्यक्ष लाभ और अप्रत्यक्ष लाभों के बारे में बताया था। आज हम बात करेंगे वन विनाश के दुष्प्रभाव। तो देखिए बच्चों, वन जो विनाश हो रहा है वनों का, उसके दुष्प्रभाव कौन कौन से हैं, उसी के संदर्भ में हम आज बात करेंगे। तो देखिए, वन विनाश के दुष्प्रभाव निम्न है। पहला, वन विनाश से वर्षा की जो मात्रा है वो कम होकर के जलवायु शुष्क होने लगती है। अगर वनों को काट दिया जाएगा तो वर्षा की जो मात्रा है वो कम होगी, क्योंकि वन बादलों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसके कारण अगर वन कम होंगे तो वर्षा की मात्रा भी कम होगी, और वर्षा कम होगी तो जलवायु हमारी कैसी होगी, शुष्क यानी सूखी होने लगती है। दूसरा दुष्प्रभाव है वन विनाश से वनों पर आश्रित जो जितने भी उद्योग हैं, जो वनों पर आश्रित हैं, वो नष्ट होने लगते हैं, और लोगों के बेरोजगार होने से राष्ट्रीय आय में ह्रास होने लगता है। यानी कहने का मतलब, वनों पर जो आश्रित उद्योग हैं वो नष्ट होने लगते हैं, और नष्ट होने लगते हैं तो जो लोग उन उद्योगों में रोजगार करते थे वो बेरोजगार होने लगते हैं, और बेरोजगार होने से हमारे देश की आय में कमी होने लगती है। तीसरा दुष्प्रभाव है वनों की कटाई से नदियों का जो प्रवाह है वो तेज होता है। नदियों में जो जल बहता है, जल बहने का जो प्रवाह है वह वनों के ना होने से तेज होता है, जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है और भूमि का अपरदन तीव्र होता है। भूमि का कटाव अधिक होता है, क्योंकि वन होते हैं तो नदियों का प्रवाह कम होता है, क्योंकि पेड़ों की जड़ से पानी टकरा टकरा करके धीमा हो जाता है। चौथा पॉइंट है, वन विनाश से भूमिगत जल स्तर कम होता है और चारों की कमी होने लगती है, यानी चारे की कमी होने लगती है पशुओं के लिए। वन विनाश से क्या होगा, जो हमारी भूमि जल स्तर है वो पेड़ों की जड़ों के माध्यम से पानी जो भूमि के अंदर इकट्ठा हो जाता है वह कम होगा, और कम होगा तो चारे की कमी होने लगती है। पांचवा पॉइंट है, आंधी तूफानों की प्रचंडता बढ़ती है और मरुस्थलों का प्रसार होने लगता है वनों के अभाव में। वनों से क्या होता है, आंधी तूफानों की जो गति है वो वनों से टकरा करके कम होने लगती है, कम हो जाती है। लेकिन जब वन होंगे नहीं तो क्या होगा, आंधी तूफान अधिक आएंगे और उनके साथ में मिट्टी उड़ करके आएगी, जिससे मरुस्थलीकरण का प्रसार होगा। छठवां है, वन विनाश से इमारती व ईंधन लकड़ी कम होने लगती है। वन जब कट जाते हैं तो जो इमारतों में काम आने वाली लकड़ी है और ईंधन लकड़ी है वो नष्ट होने लगती है। सातवां पॉइंट है, वन विनाश से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ेगा, और जिससे पृथ्वी पर तापमान बढ़ेगा। वनों के विनाश से क्या होगा, CO2 बढ़ेगा। क्योंकि जब वन कट जाएंगे तो CO2 का जो अपचय वन करते हैं, पेड़ करते हैं, फिर CO2 का अपचय कौन करेगा, और CO2 का अपचय नहीं होगा तो CO2 वातावरण में बढ़ेगी, और CO2 के बढ़ने के कारण तापमान में वृद्धि होगी। आठवां है, वन विनाश से वायु प्रदूषण बढ़ेगा, जिससे श्वास रोग, मानसिक तनाव, उच्च रक्तचाप, ब्लड प्रेशर हाई, खुजली, एलर्जी, थकान आदि से मानव की कार्य क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है। इसके बाद में अगला है, वन विनाश से जो पारिस्थितिकी असंतुलन पैदा हो जाएगा। जो प्रकृति में हमारा संतुलन बना हुआ है, अगर वन नष्ट हो जाएंगे तो वह गड़बड़ा जाएगा, संतुलित हो जाएगा। 10वां है, वन विनाश से वन्य जीव जंतुओं की प्रजातियां नष्ट होने लगती हैं। वन विनाश से, क्योंकि वनों में रहने वाले जीव जंतुओं के आवास नष्ट हो जाएंगे तो वो मर जाएंगे, जीव जंतुओं की प्रजातियां नष्ट होने लगती हैं। अब आता है बच्चों वनों का संरक्षण, कि वनों को हम किस तरीके से बचा सकते हैं। तो देखिए, वनों का संरक्षण, भारतीय संस्कृति में वनों का महत्व सदैव से रहा है। हमारे भारतीय संस्कृति में यहाँ वृक्ष काटना तो दूर, कोई उनका पत्ता भी नहीं तोड़े, इसलिए सभी जाति समूहों के अपने अपने पारंपरिक वृक्ष को देवता माना है। इसमें
ईश्वर का निवास बताया गया है। जैसे किसी समाज का वृक्ष देवता पीपल है तो किसी का अशोक है, कोई बरगद को मानता, कोई नीम को। इस प्रकार व्यक्तियों की भावनाओं को वृक्ष रूपी ईश्वर से जोड़कर बिना किसी सरकारी आदेश के वनों का संरक्षण हो जाता है। क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति में पेड़ों को, वृक्षों को क्या माना जाता है? देवता। प्राचीन काल में संपूर्ण देश में तपोवन पाए जाते थे, तपस्या करने वाले वन पाए जाते थे पहले, जिनमें ऋषि मुनि क्या करते थे? तपस्वी साधना, आराधना, चिंतन और मनन किया करते थे। महाभारत जैसे महान ग्रंथ की रचना की नैमिषारण्य वन में रचना की थी। नैमिषारण्य वन में जो वेद व्यास जी के द्वारा की गई। नैमिषारण्य वन, अशोक वन, पंचवटी, नंदन कानन, दंडकारण्य का आज भी विशेष महत्व है। वर्तमान में अशोक भारत का राष्ट्रीय वृक्ष माना गया है। भारतीय वैसे बरगद को मानते थे, अब वर्तमान में अशोक को माना जाता है। भारतीय जनजीवन में वनों के महत्व को अग्नि पुराण के इस कथन से समझा जा सकता है कि अग्नि पुराण में एक कथन दिया गया है, वनों का इतना महत्व है कि एक वृक्ष 10 पुत्रों के बराबर होता है। एक जो वृक्ष है उसका महत्व कितने? 10 पुत्रों के बराबर होता है। देश की बढ़ती जनसंख्या, नगरीकरण, औद्योगिकरण के कारण वन क्षेत्र निरंतर क्या होते जा रहे हैं? कम होते जा रहे हैं। इसलिए भी वनों का संरक्षण आवश्यक है। भारत के कुल वन आरेख को देखने से स्पष्ट होता है कि वनों का संरक्षण महत्वपूर्ण है, मानव जनसंख्या में कितना आवश्यक है। तो हम देख सकते हैं बच्चों, ये कुछ वनों का एक डायग्राम है, पाई डायग्राम कहते हैं इसको, वृत्तारेख। इसमें देख सकते हैं कि जो इस तरीके की लाइन है, वन विहीन क्षेत्र है ये पूरा 75.50, ये वन विहीन क्षेत्र है। मध्यम सघन वन ये है, खुले वनों में 9.99, सघन वन ये 2.54 और झाड़ी युक्त वन 2.26। इस तरीके से हमारे भारत में वन क्षेत्र 2013 के अनुसार ये कुछ डायग्राम दिया गया, उससे समझाया गया है किस तरीके से हमारे भारत में वन फैले हुए हैं। तो देखिए, प्राणी जगत प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से प्रकृति और वनस्पति पर निर्भर करता है। स्वयं मानव उपभोक्ता की श्रेणी में आता है, क्योंकि मानव खुद उपभोग करता है। इसी अध्याय में दिए गए वनों से लाभ द्वारा वनों का महत्व स्पष्ट हो जाता है कि वनों का हमारे लिए जीवन में कितना महत्व है। इसलिए वन संसाधन का संरक्षण परम आवश्यक है। भारत में वन संरक्षण व वन विकास के साथ बेटी बचाओ का निम्न दृष्टांत अनुकरणीय भी है। बेटी बचाओ का निम्न दृष्टांत इसमें दिया गया है, एक कहानी दी हुई है। देखिए बच्चों, कि बिहार के भागलपुर जिले में मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर धरहरा नामक एक छोटा सा गांव है। इस गांव में बेटी और वृक्ष बचाकर पूरी दुनिया के समक्ष एक बेजोड़ और अनुकरणीय दृष्टांत प्रस्तुत किया है। इस अभियान से राज्य के मुख्यमंत्री भी जुड़ चुके हैं। गांव के अमीर गरीब सब लोग बेटी के जन्म पर पेड़ लगाना और अपने जीवन का परम कर्तव्य मानते हैं। लोग अपनी क्षमता एवं सामर्थ्य के अनुसार कोई 1 तो कोई 10 तो कोई 25 से 50 तक पेड़ लगाता है। पेड़ों के बड़ा होने तक नियमित देखभाल और पानी की समुचित प्रबंधन भी करते हैं। जिस व्यक्ति के पास पेड़ लगाने के लिए स्वयं की जमीन नहीं है, वह गांव की ठाकुरवाड़ी, जो ठाकुर की ज़मीन होती है, उसकी ज़मीन पर पेड़ लगाता है।
बेटी और पेड़ के संवारने के कारण इस गांव की महक दूर दराज तक फैलने लगी है। इस गांव का नाम हो गया है। ऐसे ही दूसरा दृष्टांत है राजस्थान के जोधपुर में अमृता देवी ने अपने प्राण देकर भी वृक्षों की रक्षा की थी। वन संरक्षण का सबसे बड़ा उदाहरण विश्व में दूसरा कोई नहीं है। इससे दूसरा अब आता है बच्चों हमारा अगला टॉपिक। ये तो था वन संसाधन। अब आता है मत्स्य संसाधन यानी मछलियाँ। मछली भी एक संसाधन है वर्तमान में, और विभिन्न प्रकार की भोजन सामग्री में मछलियों का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की दवाई वगैरह बनाई जाती हैं। तो देखिए भारत में अनेक नदियाँ, नहरें, झीलें, बांध, तालाब, जलाशय, सदा खुले रहने वाले विशाल समुद्र एवं भौगोलिक कारकों के कारण मत्स्य संसाधन के विकास की प्रबल संभावना है। हमारे भारत में देश के विभिन्न भागों में लगभग 1800 प्रजातियों की मछलियाँ पाई जाती हैं। इनमें से कुछ किस्मों की मछलियाँ व्यावसायिक स्तर पर पकड़ी जाती हैं। व्यापारिक स्तर पर भारत में मत्स्य उत्पादन योग्य संभावित क्षेत्र के केवल 25% भाग पर ही मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। यहाँ कुल मत्स्य उत्पादन का 60% महासागरों से तथा 40% आंतरिक जलाशयों से प्राप्त किया जाता है। महासागरों से प्राप्त होने वाली कुछ मछलियों का 70% पश्चिमी समुद्री तट से और 30% पूर्वी समुद्री तट से प्राप्त होता है। हमारे भारत में मछली की खपत और बढ़ते निर्यात से डेयरी विकास व मुर्गी पालन की तरह मत्स्य व्यवसाय भी वैज्ञानिक पद्धतियों से किया जाने लगा है। अब आता है भारत में मत्स्य उद्योग का महत्व। देखिए बच्चों, कृषि प्रधान भारतीय अर्थव्यवस्था में मत्स्य संसाधन का पर्याप्त महत्व है। पहला, मछलियाँ प्रोटीन युक्त आहार होने से आहार को संतुलित बनाकर कुपोषण से रक्षा करती हैं, क्योंकि मछलियों में प्रोटीन पाई जाती है। दूसरा है, मत्स्य व्यवसाय से लगभग 1.14 करोड़ लोगों को रोजगार मिला हुआ है। इससे राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है और जीवन स्तर ऊंचा उठता है। तीसरा है, मछलियों के निर्यात से विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, जो व्यापार के संतुलन में सहायक है। चौथा है, मत्स्य व्यवसाय में 1.50 लाख नावें हैं और 8 लाख परिवार लगे हुए हैं। पाँचवा है, मत्स्य व्यवसाय से नाव बनाना, मछली पकड़ने के जाल, औजार, रस्सियाँ, पकड़ी गई मछलियों को सुखाने, डिब्बा में बंद करने, उनका तेल निकालने, खाद बनाने, मत्स्य गोदाम आदि सहायक व्यवसायों का सृजन हुआ है। ये हमारे भारत में मत्स्य उद्योग का महत्व है। अब आता है मत्स्य उपलब्धता की अनुकूल दशाएं। हमारे भारत में जो मछली की उपलब्धता है उसकी अनुकूल दशाएं कौन कौन सी हमारे भारत में? तो देखिए, सबसे पहला है छिछले समुद्र। छिछले यानी कम गहरे समुद्र, यानी 100 फैदम 600 फुट। ये बच्चों समुद्री गहराई को मापने वाली इकाई है। 1 फैदम बराबर 6 फुट। 1 फैदम बराबर 6 फुट होता है, तो 100 फैदम बराबर 600 फुट हो गया। तथा गहरे छिछले समुद्र तट मछलियों के लिए अनुकूल होते हैं। इस गहराई तक सूर्य की किरणें आसानी से पहुंच जाती हैं, जिससे मछलियों की वृद्धि तथा विकास होता है। छिछले समुद्र तटों पर प्लैंकटन काई पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है। इनको खाने के लिए तथा अंडे देने के लिए यहाँ मछलियाँ अधिक मात्रा में आती हैं। दूसरा है नदियों के मुहाने। नदियों के मुहाने यानी मुंह, जहाँ पर ये समुद्रों में मिलती हैं। यहाँ प्लैंकटन नामक छोटे जीव के लिए भोजन की आवश्यक तत्व पर्याप्त मात्रा में मिल जाते हैं। इसलिए नदियों के मुहानों पर प्लैंकटन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। नदियों द्वारा कई प्रकार के सड़े गले पदार्थ भी प्रवाहित कर यहाँ लाए जाते हैं। अतः प्लैंकटन व सड़े गले पदार्थों को खाने के लिए मछलियाँ नदियों के मुहाने पर आती हैं। तीसरा है ठंडी और गर्म जलधाराओं के मिलन स्थल भी मछली प्राप्ति के मुख्य क्षेत्र हैं। यानी एक तो ठंडी जलधारा और एक गर्म जलधारा, दोनों के मिलन जो क्षेत्र हैं वो मछली प्राप्ति के मुख्य क्षेत्र हैं। 2 भिन्न तापमान वाली जलधाराओं के आपस में मिलने पर मछलियां परिवर्तित ताप को सहन नहीं कर पाती हैं
और सतह पर एकत्रित हो जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं। ठंडी और गर्म जलधाराओं के मिलन स्थल पर प्लैंकटन भी बहुत अधिक वृद्धि और विकास होता है। देखिए बच्चों, ये जो प्लैंकटन है ये मछलियों का एक भोजन होता है। छोटा छोटे कीट होते हैं, ये प्लैंकटन बहुत भोजन होता है जो गर्मी वाले इलाकों में पाया जाता है, और मछलियाँ सबसे ज़्यादा ठंडे इलाकों में पाई जाती हैं। अतः भोजन प्राप्ति के लिए मछलियाँ यहाँ पर्याप्त मात्रा में इकट्ठी हो जाती हैं और वहाँ पर ये मछलियों की संख्या बढ़ जाती है। इसके बाद देखिए मत्स्य प्राप्ति के प्रमुख क्षेत्र। मत्स्य प्राप्ति के मुख्य क्षेत्र बच्चों हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद।